बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में टोटल 5 थ्योरम्स हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये थ्योरम्स किस बारे में हैं इसको हम समझते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जो पिछला यूनिट 9 है वो कैसे पूरी तरह कनेक्टेड है या यूनिट 10 के साथ। तो आप बच्चे जिस चक्कर में होते हैं ना कि मैं यूनिट 10 का पहला थ्योरम समझ लूँ, पांचवा थ्योरम समझ लूँ, तो आपको नहीं समझ आएगा कि 5 मिनट की वीडियो देख के थ्योरम समझ आ जाए या 2 मिनट की वीडियो देख के बात समझ आ जाए, थ्योरम या कोई भी टॉपिक मैथ का फिजिक्स का आपको समझ आ जाए। ऐसे नहीं हो सकता। अगर समझने के प्रोसेस से गुजरना है तो ये 5 मिनट के तावीज़ से समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट के तावीज़ से समझ में नहीं आएगा। आपको पूरे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, स्टेप वाइज प्रोसेस से। वो पहले आप देख लें कि किस तरह से। देखें, यूनिट 9 पहले थ्योरम में इन्वॉल्व है, एंगल साइड एंगल, थ्योरम 9.1.1। एस एस पॉस्टुलेट यूनिट 9 में सीखा आपने। एस एस पॉस्टुलेट वही सेम चीज़, एंगल एंगल साइड वही थ्योरम 9.1.1। तो आपको यूनिट 9 के थ्योरम्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखें, 4 थ्योरम्स के अंदर यूनिट 9 आ रहा है। और भी इस्तेमाल आएंगे इसके। इसके अलावा अगर आप यूनिट 10 को ही देखें तो ये पहला थ्योरम है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। देखें ये किस तरह कनेक्टेड है यूनिट 10 आपस में। जो ये थ्योरम 10.1.1 है वो देखें थ्योरम 2 में इस्तेमाल हो रहा है, थ्योरम 10.1.1। यानी पहला थ्योरम पहले प्रूव किया है और उसका इस्तेमाल हुआ है थ्योरम 2 में। फिर थ्योरम 2 जो आपने प्रूव किया उसको इस्तेमाल किया है थ्योरम 3 प्रूव करने के लिए। तो आप ये देखें कि किस तरह से पहले पहला थ्योरम प्रूव किया, उसको इस्तेमाल किया हमने थ्योरम 2 में, फिर थ्योरम 3 प्रूव करने के लिए थ्योरम 2 का इस्तेमाल किया। इसी तरह से थ्योरम 4 में आप देखें कि थ्योरम 3 का इस्तेमाल हुआ है और उसका कन्वर्स भी मौजूद है, थ्योरम 1 भी मौजूद है। तो अगर आप चौथा थ्योरम समझने जाएंगे और आप बोले नहीं थ्योरम 10.1.4 चौथा थ्योरम समझना है मैंने, सिर्फ और सिर्फ, और कोई थ्योरम नहीं समझना मैंने, तो आपको कैसे समझ आ जाएगा? नहीं समझ आ सकता ना। यहाँ पे पिछले 3 थ्योरम्स इन्वॉल्व हैं, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऐसे नहीं समझ आ सकता है। इसी तरह अगर आप देखें पांचवा थ्योरम, तो यहाँ पे एंगल एंगल साइड यूनिट 9 इन्वॉल्व है, थ्योरम 1 थ्योरम 2 इन्वॉल्व है इसी चैप्टर का। तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। पिछला यूनिट भी यहाँ पे लिंक्ड है और हर आने वाला थ्योरम इसी चैप्टर का पिछले थ्योरम से लिंक्ड है। तो आपको ऐसे नहीं समझ आ जाएगा कि 5 मिनट की वीडियो में और आपको डायरेक्टली आ गए बस पांचवा थ्योरम समझना है, चौथा थ्योरम समझना है। ऐसे नहीं समझ आ सकता, हर चीज़ कनेक्टेड है। पहले ये बात समझ लें, अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी है ताकि आपको बात समझ आए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये यूनिट आकर है किस बारे में। जो यूनिट 10 है किस बारे में, नाम लिखा है जैसे पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। तो इसमें पैरेललोग्राम और ट्राइंगल इन्वॉल्व होंगे। तो जो शुरू के 2 थ्योरम है आपको नाम नजर आ रहा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रूफ ऑफ पैरेललोग्राम। एक प्रॉपर्टी के जरिए हमने प्रूफ करना है। तो ये 2 थ्योरम पैरेललोग्राम से मुतालिक है, ये 2 थ्योरम ट्राइंगल से मुतालिक है। इसमें पैरेललोग्राम और ट्राइंगल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पैरेलल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। असल में तो ये पांचों के पांचों थ्योरम ही पैरेलल प्रॉपर्टी से मुतालिक है। तो इसमें पैरेलल से मुतालिक चीज़ें मौजूद हैं, ये पांचों थ्योरम्स, जिसमें पैरेललोग्राम की भी पैरेलल प्रॉपर्टी को देखना है हमने, ट्राइंगल में भी कौन सी पैरेलल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो भी देखना है, और पैरेललोग्राम और ट्राइंगल की पैरेलल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके कौन सी चीज़ प्रूव होती है वो हमने थ्योरम 5 में देखना है। तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है और कनेक्टेड है। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको इस यूनिट को समझने के लिए चाहिए कि पैरेलल क्या होता है। जब आपको पैरेलल समझ आ जाएगा तो फिर हम आगे सीखेंगे कि पैरेलल से ही मुतालिक 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। एक ये थ्योरम है, यहाँ पे प्रूफ नहीं है, आपकी पुरानी बुक में प्रूफ था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। और दूसरा है वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम। ये 2 थ्योरम्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए अगर इस यूनिट के थ्योरम्स को आपने समझना है। तो देखें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है थ्योरम 1 में। इसी तरह से वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ भी मौजूद है ये थ्योरम, और यहाँ भी मौजूद है थ्योरम 3 में। इनका प्रूफ नहीं है, लेकिन ये इस्तेमाल हुए हैं, आपकी पुरानी बुक में इनका प्रूफ था। बहरहाल मैं आपको बता दूंगा कि ये है क्या चीज़, ताकि आपको इजीली ये यूनिट समझ में आ जाए। तो अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि यूनिट 10 को अगर आपने समझना है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहले यूनिट 9 पढ़ के आना पड़ेगा, फिर आपको यूनिट 10 समझ आएगा। अब थ्योरम 1 किस बारे में है इसको हम देख लेते हैं। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज।
यहाँ पर देखें, ये 3 प्रॉपर्टीज आपने प्रूव करनी है पैरेललोग्राम की। वैसे 5 प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बाकी 2 यहाँ पर नहीं है, वो आपकी एक्सरसाइज में है। एक प्रॉपर्टी है एक्सरसाइज में और एक वैसे ही आपको जनरली नजर आ जाती है, लेकिन डायरेक्टली आपको खुद से आइडिया नहीं होगा, जाहिर है ये कोई टीचर आपको बताएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे बेहतर। सो 3 प्रॉपर्टीज आपने प्रूव करनी है पैरेललोग्राम की। ओके, सो ये एक ओवरव्यू है आपके यूनिट 10 का। तो अब हम देख लेते हैं कि थ्योरम 1 में क्या चीज़ें प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट से क्या मकसद होता है कि किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को समझने से पहले जो प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी, जो चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए, वो आपको पता होंगी तो ही आप वो टॉपिक या वो चैप्टर समझ पाएंगे। तो इस पूरे यूनिट को समझने के लिए आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जो पॉइंट नंबर 5 और 6 है, ये आप चैप्टर 9 में सीख चुके हुए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी के जो 4 पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं शॉर्टली आपको यहाँ पर बताऊंगा, अदरवाइज मैंने इन चारों पॉइंट्स की डिटेल वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं। अगर आपने डिटेल जाननी है तो वहाँ देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी आपको बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, और इसका कन्वर्स भी हमने सीखना है, दोनों का इस्तेमाल है। तो एक शॉर्ट ओवरव्यू हम यहाँ पर ले लेंगे। इसी तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, ये भी एक थ्योरम है जो जो कि ये दोनों थ्योरम आपकी पुरानी बुक में प्रूफ हुए हुए थे, लेकिन इस बुक में उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आपको आसानी से बात समझ आ जाएगी, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हम सीखेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम चैप्टर है और यहाँ पर थ्योरम 1 में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर सीखना है। सबसे पहले पैरेलल के बारे में डिस्कस करते हैं कि पैरेलल क्या होता है। अच्छा, पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं, सेगमेंट्स भी हो सकती हैं, रेज भी हो सकती हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपने जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि लाइन, रेज और सेगमेंट हम 2 पॉइंट्स की मदद से बनाते हैं। अगर 2 पॉइंट्स हमें मालूम है तो इन्हीं में हम सेगमेंट भी सोच सकते हैं, इसी पे हम लाइन भी सोच सकते हैं, इसी तरह से इसी में हम रे भी सोच सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स हैं, तो ये एक दूसरे के साथ हम इन चीज़ों को स्विच करते रहते हैं कि लाइंस हैं, रेज हैं, सेगमेंट्स हैं, कि ये पैरेलल हैं या नहीं है। अच्छा, अब पैरेलल होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ सीख लें, क्योंकि ये पूरा चैप्टर पैरेलल से मुतालिक है, तो आपको पैरेलल अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर कोई भी 2 लाइंस हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, अगर कोई 2 लाइंस हैं, मिसाल के तौर पे इस तरह से 2 लाइंस हैं, मैं बनाता हूँ। अगर मैं इसको एक साइड से एक्सटेंड करूं दोनों लाइंस को, और दूसरी साइड से भी एक्सटेंड करूं, और ये कभी मिले ना, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब टेक्निकल डेफिनेशन इसकी क्या है कि कैसे पता लगेगा कि 2 लाइंस पैरेलल हैं, तो उसको चेक करने का एक तरीकेकार है। अगर मैं दोनों लाइंस को आपस में एक सेगमेंट के जरिए जोड़ूं, सेगमेंट की कुछ ना कुछ लंबाई होती है, तो देखें इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। अब मैं इसको इस तरह से जोड़ूं, यहाँ भी जोड़ सकता हूँ, तो देखें ये वाली जो लंबाई थी, ये इसके मुकाबले में बड़ी है, ये बड़ी है और ये छोटी हो गई। इसी तरह से और जोड़ूं मैं, तो ये मज़ीद छोटी हो गई। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सबसे छोटी लेंथ आ जाएगी हमारे पास, सबसे छोटी लंबाई आ जाएगी, फिर इसके पीछे वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं ये जो सबसे छोटी लेंथ है, ऐसा सेगमेंट जिसकी मिनिमम लेंथ है। ये मान लें अगर ये 5 यूनिट लॉन्ग है, अगर लाइन ऊपर बनी होती तो ये 6 यूनिट लॉन्ग हो जाता। मान लें कि अगर ये 5 यूनिट लॉन्ग है, इसी तरह मिनिमम लेंथ मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, ये भी 5 यूनिट लॉन्ग है, ये भी 5 यूनिट लॉन्ग है, ये कम ज़्यादा नहीं हो रही, ये एक जैसी है हर जगह। तो इट मीन्स कि आगे जाते हुए या पीछे जाते हुए ये लाइन कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके दरमियान की आपस की मिनिमम लेंथ कम या ज़्यादा नहीं हो रही। अब देखें, अगर 2 लाइंस इस तरह से बनी होती तो इसको मैं एक्सटेंड करता तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाती, यहाँ पर मिल जाती, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिनिमम लेंथ आ सकती है। देखें ये लंबी है, ये छोटी है, कुछ मिनिमम लेंथ होगी। तो जो सबसे मिनिमम लेंथ होगी उसको अगर मैं मेजर करूंगा तो देखें आपको सेगमेंट से ही नजर आ रहा है कि ये छोटा होता चले जा रहा है। तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये पैरेलल लाइंस हैं। अब बात करते हैं कि पैरेलल लाइंस, रेज, सेगमेंट्स क्या होते हैं। इसमें आप एक चीज़ अच्छी तरह समझ लें, जो आपके थ्योरम्स में बार बार इस्तेमाल होगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, वो ये है कि 2 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ए बी। अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई लाइन बनी हुई है, इसी तरह
दो पॉइंट्स मजीद हैं सी डी, इसमें भी एक लाइन बनी हुई है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके दरमियान के सेगमेंट्स भी पैरेलल होंगे। ऑब्वियसली उनकी भी आप मिनिमम लेंथ निकालेंगे तो वो हमेशा बराबर रहेगी सेगमेंट्स की भी। अच्छा, ये सेगमेंट्स आमने सामने बने हुए हैं, मैं सेगमेंट्स यहाँ बना देता हूँ, इसको मैं पॉइंट ई का नाम दे देता हूँ। ये रहा एक सेगमेंट, ये रहा दूसरा सेगमेंट। अब भी ये पैरेलल होंगे, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो सेगमेंट्स भी पैरेलल होंगे। इसी तरह उल्टा आप कह लें कि अगर सेगमेंट्स पैरेलल हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर हम लाइन बना देंगे तो वो भी पैरेलल होंगी। इस तरह से आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब सेगमेंट्स पैरेलल होते हैं, क्योंकि हम पॉइंट्स की मदद से देख रहे होते हैं, जब सेगमेंट्स पैरेलल होते हैं तो लाइन भी पैरेलल होती हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान के कोई से भी सेगमेंट पैरेलल होते हैं। अब ये सेगमेंट्स छोटे बड़े भी हो सकते हैं। मान लें एक पॉइंट में यहाँ बना देता हूँ एफ, तो ये ए एफ है, ये छोटा सेगमेंट है, ये बड़ा सेगमेंट है। तो पैरेलल होने का, बराबर होने से कोई ताल्लुक नहीं है। हम कहेंगे कि ए एफ पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल होंगे आपस में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इन थ्योरम्स के अंदर। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आपको आगे आने वाले थ्योरम्स समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सेगमेंट्स ही आपको दिए हुए हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि इनके दरमियान की लाइंस पैरेलल होंगी, तो कोई मसला नहीं है। लाइन पॉइंट्स के दरमियान ही बनती है, तो ऑब्वियसली जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में लाइन बनाऊंगा वो पैरेलल ही होंगी, क्योंकि सेगमेंट्स पैरेलल हैं। अब लाइन समझने के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। इसको हम नाम से समझेंगे और इसका कन्वर्स भी आपने याद रखना है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल है इस पूरे यूनिट के अंदर। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक जानिब है और एक दूसरी जानिब है। इंटीरियर मतलब अंदरूनी, और क्या है, एंगल्स हैं। तो इससे मुतालिक ये थ्योरम है। तो इस थ्योरम के मुताबिक अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और तीसरी एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों लाइंस को कट कर रही है, तो ये मैं तीसरी लाइन बना देता हूँ यहाँ पर। ये तीसरी लाइन हो गई, इसको एन का नाम दे देता हूँ, इस लाइन को शॉर्ट में एल और इसको एम कह देता हूँ। अगर एल और एम पैरेलल हैं, इस तरह मैं लिखता हूँ, तो जो लाइन एन है वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। तो देखें, ये जो लाइन एन है ये यहाँ पे एक कट कर रही है लाइन एल को, और दूसरी जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एम को। तो एन जो है वो दोनों लाइंस को कट कर रही है, तो ऐसी लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। थ्योरम ये कहता है कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। अगर लाइंस पैरेलल हैं, यानी एल और एम अगर पैरेलल हैं, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो पैरेलल होंगे। पहले तो कितने एंगल्स होंगे ये देख लें। यहाँ पे मैं देखता हूँ एक एंगल ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये चार एंगल इस जगह पर बन रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे चार एंगल बनेंगे, तो टोटल 8 एंगल हैं। अब ये वाले जो दो एंगल हैं ये बाहर वाले हैं, इसको हम नहीं देखेंगे, हमने कौन से देख रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो अंदर वाले ये दो एंगल हो गए और ये दो एंगल हो गए, ये चार एंगल हैं इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, एक जानिब है, एक वर्टेक्स पर एक लाइन के साथ, और एक दूसरी जानिब है। तो ये जो दो एंगल्स हैं, मैं नाम अगर दे दूं एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब? अगर लाइन पैरेलल हैं तो इनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। इसी तरह अगर इसको मैं नाम दे दूं एंगल 3 और इसको नाम दे दूं एंगल 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें गिवन दिया गया है कि लाइंस पैरेलल हैं, ये हमें मालूम ही मालूम है, और ये प्रूफ का हिस्सा होता है, यानी ये होगा ही होगा। अब इसका कन्वर्स क्या है कि अगर हमें एंगल गिवन दे दिया जाए, अगर हमें ये एंगल गिवन दे दिए जाए, हमें मालूम हो कि एंगल्स बराबर हैं ट्रांसवर्सल के साथ, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो बराबर हैं, तो लाजमी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये इसका कन्वर्स है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम क्या है कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे पैरेलल लाइंस के साथ, जो ट्रांसवर्सल से बनेंगे, वो बराबर होंगे। लाइंस पैरेलल होंगी तो ट्रांसवर्सल के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। और अगर इसके कन्वर्स की बात करेंगे, हम इसके उल्टे की बात करेंगे, तो अगर ट्रांसवर्सल के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं, ये गिवन था, तो लाजमी प्रूफ में क्या आ जाएगा कि लाइंस पैरेलल होंगी। ये आपने याद रखना है, सिंपल सी बात। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन अभी हम समझते हैं, इससे पहले मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम समझाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ दोनों में हमने पैरेलल से मुतालिक बात की कि दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम क्या है
कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये दो लाइंस हैं इंटरसेक्ट करती हैं, ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस केस में चार एंगल बनेंगे। आप देखें, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, टोटल चार एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी एक ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो लाजमी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। आसान सी बात है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये भी आपका प्रूफ था पुरानी बुक के अंदर, यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है इसका। बहरहाल आपको इसी तरह से याद रखना है, इसका इस्तेमाल हुआ हुआ यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम। अब हम समझते हैं पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। इससे पहले आप देख लें, जो वर्ड हम यहाँ पर बार बार इस्तेमाल करेंगे, एक है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन से क्या मकसद है? एक ऐसी क्लोज्ड शेप जो सेगमेंट से मिलकर बने, जैसे ट्राइंगल। आप देखें, क्लोज भी है, ये बंद है, अगर इसके अंदर मैं कोई चीज़ रख दूं तो बाहर नहीं जाएगी। दूसरा, ये सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है और इसके कॉर्नर्स हैं, तो ऐसी शेप पॉलीगॉन कहलाती है। तो स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है, इसी तरह से पेंटागॉन भी एक पॉलीगॉन है। तो जितनी भी शेप्स बनेंगी ये पॉलीगॉन कहलाएंगी। सर्किल पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि इसका कोई कॉर्नर नहीं है, तो इस तरह से ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। पॉलीगॉन के बाद मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है चार, लेटरल का मतलब होता है लेग्स यानी कि टांगे, यानी साइडें हम यहाँ पर समझते हैं, यानी चार सेगमेंट्स। तो एक ऐसा पॉलीगॉन जो चार साइडों से मिलकर बना हो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजॉइड एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये भी पॉलीगॉन है, कॉर्नर्स हैं और स्ट्रेट सेगमेंट से मिलकर बना है। तो पैरेललोग्राम क्या है? देखें, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये चार साइडों से मिलकर बना है, ये चार साइडों से मिलकर बना है, ये चार साइडों से मिलकर बना है। इन पे हम चेक कर लेते हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? ऑपोजिट या फेसिंग साइड्स कहलाती हैं। हम वर्ड ऑपोजिट साइड इस्तेमाल करेंगे जो आमने सामने हो, यानी ये साइड पैरेलल होगी इस साइड से, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, यानी वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये भी दो ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो अगर चारों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल को चेक कर लेते हैं, ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ये दो ऑपोजिट साइड्स चेक कर लेते हैं, ये भी पैरेलल है, बराबर होना शर्त नहीं है, ये भी पैरेलल है। तो चारों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ऑपोजिट साइड में कह रहा हूँ, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। मैं एक शेप ये बना देता हूँ इस तरह से, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है क्योंकि यहाँ पे ये गिवन का पार्ट है कि इन अ पैरेललोग्राम, ये गिवन का हिस्सा है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में क्या होगा? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, चारों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। अच्छा, हम दो तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं थ्योरम्स में, आपने याद रखना है। या तो मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि फोर ऑपोजिट साइड्स या ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, आर पैरेलल, तो ये दो ऑपोजिट साइड्स हो गई, ये मजीद दो ऑपोजिट साइड्स हो गए। या हम वर्ड पेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पेयर ये है, पेयर हम जानते हैं कि दो को कहते हैं मिलाकर, तो टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तब भी ये पैरेललोग्राम बनेगा। यानी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में हमें सिर्फ इतना पता होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, या चार अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, या दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के क्या है? पैरेलल हैं। तो ये आपने डेफिनेशन में याद रखना है जो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। तो अब हम थ्योरम प्रॉपरली स्टार्ट कर लेते हैं। आपको सारी बातें समझ आ चुकी हुई हैं कि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है। तो ये आपका थ्योरम 10.1.1 है। इसका मैंने नाम लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी इसमें आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। थ्योरम का स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट है जो आपके पास एग्जाम में आता है।
और इस स्टेटमेंट में से दो चीजें निकलती हैं, गिवन और टू प्रूव दैट। एक चीज जो हमें यहाँ पे देगा और दूसरी हमें इसी में साबित करने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले लिखा है इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में यानी हमें पैरेललोग्राम दे रहा है कि पैरेललोग्राम आप बनाओ, लेके चलो, ये गिवन है। तो एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पर। इसके यहाँ पर मैंने नाम दिए हैं वर्टिसेस के पी क्यू आर एस। तो आपको साइडों के नाम मालूम है, ये पी क्यू साइड है, ये पी क्यू साइड है, ये क्यू आर साइड है, आर एस और एस पी साइड है। अच्छा, क्योंकि लिखा है कि इन पैरेललोग्राम, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन समझाई कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो मैंने याद दहानी के लिए, क्योंकि ये गिवन का पार्ट है, ताकि आपको डायग्राम में समझ आ जाए, मैंने यहाँ पे पैरेलल का निशान बना दिया है। कलर भी आप देख सकते हैं सेम, कि ये पी क्यू और आर एस पैरेलल है। इसी तरह से क्यू आर और एस पी पैरेलल हैं। ये चारों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो यही हम अपने पास गिवन की हेडिंग में लिख लेते हैं कि इन पैरेललोग्राम, ये सिंबल है पैरेललोग्राम का। जब आप लिखने जाते हैं, पैरेलल की लाइन का निशान बनाते हैं और उस पर छोटा सा एम बना देते हैं, पैरेललोग्राम बन जाता है ये। तो क्या पैरेललोग्राम लिया है मैंने अपने डायग्राम के मुताबिक? पी क्यू आर एस। तो इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, और डेफिनेशन के एतबार से ऑटोमेटिकली मुझे गिवन में पता लग गया कि पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं। ये पैरेलल का सिंबल है कि ये पैरेलल है। तो ये दो सेगमेंट्स आपस में पैरेलल हैं, पी क्यू और आर एस। इसी तरह से एंड क्यू आर और एस पी पैरेलल हैं। तो यही मैंने गिवन में लिख दिया। बाय डिफॉल्ट मुझे डेफिनेशन से ही पता लग गया कि पी क्यू आर एस पैरेलल है, क्यू आर और एस पी पैरेलल है। पैरेलल मुझे पता लग गया गिवन में कि ये है। तो आपके पास दो चीजें यहाँ पर आपको हिंट मिल जाएगी कि क्या चीजें आपको दी हुई हैं, एक डायग्राम की मदद से, जो मैंने यहाँ पर सिंबल बनाया हुआ है कि क्या गिवन में दिया गया है, ये दो पैरेलल हैं अपोजिट साइड्स, ये दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। दूसरा आपको कहाँ से पता लगेगा अगर आपको याद ना रहे? तो गिवन में आप देख लें कि आपको क्या दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें तीन प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है यहाँ पर। टोटल वैसे 5 प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की। बाकी की जो दो प्रॉपर्टीज हैं आपकी एक्सरसाइज 10.2 में आ जाएंगी। वो टोटल पैरेललोग्राम से ही मुतालिक है, उसको मैं आपको समझा भी दूंगा, आसान है अगर आपको ये थ्योरम प्रूव करना आ गया। सबसे पहली प्रॉपर्टी में हमें कह रहा है कि प्रूफ ये करना है हमें, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई पैरेललोग्राम है यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। ये रहा एंगल P, ये रहा एंगल R, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, लंबाई के एतबार से बराबर होंगे, एक एक टिक मार्क मैंने लगाया हुआ है। इसी तरह से एंगल Q और एंगल S, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, दो दो टिक मार्क मैंने लगाए हुए हैं, ये भी बराबर होंगे। तो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये मैं टू प्रूफ की हेडिंग में लिख लेता हूँ। यहाँ पे P और R कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूफ करना है, एंड Q एंड S कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमने प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट प्रूफ का ये आ जाएगा जो हमने यहाँ प्रूफ टेबल में किया हुआ है सबसे पहले। सेकंड नंबर पे हमें कहा है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जो अपोजिट साइड्स की लंबाई है वो भी बराबर होगी। तो अपोजिट साइड्स कौन सी हैं? पी क्यू और आर एस, इनकी भी लंबाई बराबर होगी। तो पी क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूफ करना है। इसी तरह से क्यू आर और एस पी, ये क्यू आर और एस पी ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यू आर और एस पी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे आपने टिक मार्क याद रखना है, एक एक टिक मार्क मैंने लगाया हुआ है सिंबल। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, प्रूफ ये करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसी तरह से एस पी और क्यू आर बराबर होंगी, ये हमने प्रूफ करना है। ये हमने सेकंड नंबर पे यहाँ प्रूफ किया हुआ है प्रूफ टेबल में। देन उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाई का मतलब होता है दो, सेक्ट का मतलब होता है सेक्शन, यानी दो बराबर हिस्सों में डायगोनल टूटेगा, यानी कि दो बराबर लंबाइयों में डायगोनल्स टूटेंगे। ये तीसरे नंबर पे, वैसे हमने इसको यहाँ पे तीसरे नंबर पे प्रूफ किया हुआ है। अब डायगोनल्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं हम। डायगोनल होता है जो P से R और Q से S पे सेगमेंट बनेगा, यानी ये एक डायगोनल है PR, दूसरा डायगोनल ये है QS, और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O, वो हमने यहाँ पर बना दिया है। अब ये जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी इक्वल दो सेक्शन में तोड़ देंगे, यानी ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी। इसी तरह से ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगी।
ये है इसका मतलब कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमने तीसरे नंबर पर प्रूफ करना है। इसको भी हम टू प्रूफ की हेडिंग में लिख लेते हैं। सबसे पहले बता दिया कि डायगोनल्स क्या है हमारे, डायगोनल्स पी आर है, एक क्यू एस डायगोनल है, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ से बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी पी ओ और आर ओ की लंबाई बराबर होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, पी ओ और आर ओ की लंबाई बराबर होनी चाहिए, क्यू और एस ओ की लंबाई बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। अब ये आपने देख लिया, ये हमारा प्रूफ टेबल है और गिवन हमें मालूम है कि क्या चीज़ें हमें गिवन दी गई हैं। तो प्रूफ टेबल के लिए हम अपनी ओरिजिनल डायग्राम ले आते हैं और मैंने एक डायगोनल बना दिया है यहाँ पर क्यू एस। आप कोई सा भी डायगोनल बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। आप क्यू एस लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग में या पी आर लेकर चल रहे हैं, तब भी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। बट गिवन आपने याद रखना है, यहाँ ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसी तरह से ये दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये हमें गिवन में दिया गया है। अब मैं ये चाहता हूं कि प्रूफ टेबल में आप प्रूफ करने के लिए आप खुद सोचें कि क्या चीजें आपको गिवन में दी गई हैं। दो बातों पे हम कोई भी प्रूफ करते हैं, क्या चीजें आपको गिवन में दी गई हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए जो आपकी पुरानी मालूमात है, जो आपने यूनिट 9 में सीखा, या इसके अलावा आपकी कोई पुरानी मालूमात है, कोई थ्योरम है आपके पास, कोई पोस्टुलेट है आपके पास, उनको इस्तेमाल करते हुए जो आपको गिवन दिया गया है, आप किस तरह से अपने थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं जो आपसे मांगा गया है, डिमांड की गई है। तो अब आप मेरे साथ सोचेंगे कि किस तरह से हमने ये प्रूफ करना है, तो आपके लिए प्रूफ करना भी आसान हो जाएगा, आप खुद से भी इजीली प्रूफ कर पाएंगे। तो मुझे गिवन ये दिया गया है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब मैं सोचता हूँ कि मुझे प्रूफ किस तरह से करना है ये। तो पैरेलल हैं, पैरेलल के लिए जो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है, एक उसका कन्वर्स हो गया, ये चीज़ मेरे जहन में आती है फिलहाल के लिए जो मुझे हेल्प कर सकती है। तो यही मैंने इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है, इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, पैरेलल है मेरे पास, तो उसके लिए लाजमी मुझे कोई ट्रांसवर्जल भी चाहिए। उस ट्रांसवर्जल के लिए मैंने यहाँ पर ये क्यू एस बना दिया है जो डायगोनल है। आप ये वाला डायगोनल भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास चारों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये वाला डायगोनल भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए मैं क्या ले रहा हूँ, पहले पी क्यू और आर एस, ये दोनों मैं पैरेलल ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से देखें, ये दो पैरेलल लाइंस है, सेगमेंट है, मैंने आपको बताया था सेगमेंट पैरेलल होंगे तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान बनने वाली लाइन भी पैरेलल होगी। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जो अभी डैश में आपको नजर आ रही है। अब इसके बाद डायगोनल क्यों बनाया था, आपको समझ आ गया कि ये डायगोनल हमने इसलिए बनाया है कि ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा। अभी आप किसको देखेंगे, सिर्फ इन दो पैरेलल लाइंस को, क्योंकि ये तो पैरेलल हैं, गिवन के एतबार से पैरेलल हैं, और ये जो डायगोनल है ये हमारे पास ट्रांसवर्सल बन जाएगा। अगर ये हमारे पास ट्रांसवर्सल बनेगा तो हम जानते हैं लाइन पैरेलल है, गिवन के एतबार से यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। तो लाजमी थ्योरम ये कहता है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, यानी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से बनने वाला एक तरफ का एंगल और पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से बनने वाला दूसरी तरफ का एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसको अब हम एनिमेशन के जरिए बना लेते हैं। देख लें, ये रही आपकी पैरेलल लाइन, ये रही आपकी ट्रांसवर्सल, तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा इन दोनों से वो बराबर होगा, इस तरह से आपने देखना है। इसी तरह ये रही दूसरी पैरेलल लाइन, ये रही वही ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये बराबर होंगे। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल बन जाएगी क्यू एस, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, यानी एंगल 1 और ये एंगल 3 आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी चीज़ को हम प्रूफ टेबल में पॉइंट नंबर 1 में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें हमने क्या किया है, पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले पी क्यू और आर एस क्योंकि पैरेलल हैं, गिवन के एतबार से पैरेलल हैं, ये रही पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, यहाँ हमने बनाया हुआ है गिवन के एतबार से, यहाँ भी लिखा हुआ है। इस तरह से आपने चीज़ों को याद रखना है। और ये जो क्यू एस आपने डायगोनल लिया था यहाँ पे ट्रांसवर्सल के तौर पे काम कर रहा है, ये रहा क्यू एस। ये जो आपने डायगोनल लिया था ये ट्रांसवर्सल के तौर पे यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो एंगल 1 और एंगल 3 जो आपने यहाँ पर नाम दिए हुए हैं वो बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। और किस बुनियाद पर लिखा है, उसका रीज़न क्या है कि भाई लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल है और एंगल बराबर हैं, तो ये इस बुनियाद पर लिखा है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर ये कंडीशन मुझे दोगे
तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज हमें मिल गई है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये दो लाइंस भी पैरेलल हैं हमारे पास, इनकी मदद से तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस की मदद से देखें मजीद मुझे दो एंगल और बराबर मिल जाएंगे। तो अब मैं ले रहा हूँ एस पी और क्यू आर पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, वही सेम ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब आप देखें कि ये लाइन है और ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, और पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के दरमियान एक तरफ का एंगल, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के दरमियान दूसरी तरफ का एंगल बराबर होना चाहिए, सेम स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन अब जो आपने पैरेलल लाइन ली है कौन सी ली है, एस पी और क्यू आर ली है, तो वही यहाँ पर लिख देंगे हम, एस पी और क्यू आर पैरेलल हैं और वही सेम क्यू एस ट्रांसवर्सल है। अगर ऐसा होगा तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। सिमिलरली करके मैंने लिख दिया, बिल्कुल इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 बराबर आ जाएंगे। एंगल 2 एंगल 4 मैंने नाम दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये दो यहाँ पर, अब ये मैंने ट्रांसवर्सल ली थी, ये आ गया एंगल 2 और एंगल 4, ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में। तो ये दोनों एंगल 2 और 4 कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया और उसका रीजन लिख दिया, और रीजन सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, और इस बुनियाद पर मैंने लिया है। तो अब डायरेक्टली आपको वैसे ही सिंपली नजर आ रहा है कि ये हमारा एंगल वाला पार्ट तो प्रूफ हो चुका हुआ है। ठीक है ना, कैसे प्रूव हो चुका है, देखे ना, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये एंगल एडिशन पोस्टुलेट है हमारे पास, कि दो जो साथ साथ के एंगल हैं उनको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, तो उनके एडिशन में सम में हम लिख सकते हैं। तो ये पूरा एंगल अगर आप लेंगे तो ये एंगल है ऐसे, ये पूरा एंगल अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेंगे तो ये एंगल क्यू बन जाएगा। तो ये आ गया ना, अपोजिट एंगल बराबर आ जाएंगे। देखें अभी यहाँ पर हमने क्या किया, ये आपकी इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2, तो आपने लेफ्ट साइड में ऐड कर दी, राइट साइड में ऐड कर दी, और इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लेफ्ट में ऐड होगी तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये इक्वालिटी ऐसे ही होल्ड करेगी, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये इस तरह आ जाएगा। तो ये हमारी एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन है। अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 खुद किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। आप देख लें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल क्यू के बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल एस के बराबर है। यहाँ पर आपने रीजनिंग में बता दिया कि भाई ये आपने क्या यहाँ पर लिखा है, किस वजह से लिखा है। यहाँ पर हम एनिमेशन में भी बना लेते हैं, ये देखें एंगल क्यू और एंगल एस आ गए। तो ऑटोमेटिक यही तो हमने प्रूव करना था कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देख लें, दोनों एंगल बराबर आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो ये पहला पार्ट तो हमारा ये प्रूव हो गया यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं दूसरा डायगोनल लूंगा तो एंगल पी और एंगल आर भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। आपको मैं शॉर्ट में सेम तरीके से बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये आपके एंगल क्यू और एंगल एस कॉन्ग्रुएंट आ गए। आप देखें, अगर आप ये डायगोनल लेते तो इस हिसाब से, ये अगर आप पैरेलल हैं लाइनें, यही लेते दो पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाता। तो ये एंगल्स मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाता, ये एंगल 1, ये एंगल 2। अब सेकंड स्टेप में आप ये दो पैरेलल लाइंस लेते तो गिवन के हिसाब से पैरेलल हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाते। तो ये एंगल 3, जो भी आप नाम दे रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पर भी नेमिंग देंगे। एंगल 4 बराबर आ जाता, तो ये एंगल 1 प्लस 3 एंगल पी है, एंगल 2 प्लस 4 एंगल आर है। तो एंगल पी और एंगल आर भी बराबर आ जाते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप से। बाय द सेम अबव प्रोसेस एंगल पी और एंगल आर भी बराबर आ जाएंगे। तो ये आपका स्टेप 1 हो जाता है। तो हमने पूरा प्रूफ नहीं किया, बल्कि सिंपली यहाँ पर लिख दिया कि भाई एंगल पी और एंगल आर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द सेम अबव प्रोसेस। तो इस तरह आप बता देंगे। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूफ हो जाता है। अच्छा, जो हमने यहाँ पे ये काम किया है, क्योंकि हमें पैरेलल ही दिया हुआ था, उसी डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए, ये जो आपकी प्रीवियस डायग्राम थी जिसमें आपने ये दोनों एंगल्स जो है वो लेके आ गए थे आप ट्रांसवर्सल की मदद से या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम की मदद से, उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। इसी डायग्राम को मैं इस्तेमाल करूंगा, इस प्रीवियस डायग्राम को। इस डायग्राम को अब हम इस्तेमाल करेंगे और एक और नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि सेकंड स्टेप में जो मैंने प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी तो पैरेलल हैं गिवन के एतबार से, मजीद मुझे चीज़ मिल गई है जो मैंने प्रूव कर दिया कि एंगल्स भी बराबर हैं। अब इनको इस्तेमाल करते हुए मुझे साइडें बराबर लानी है, यानी कि पी क्यू की जो लंबाई होगी वो आर एस की लंबाई के बराबर होगी, एस पी की लंबाई क्यू आर की लंबाई के बराबर होगी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको देखना है दो ट्राइंगल के हिसाब से।
अब आपने देखने का नज़रिया चेंज करना है। एक ये ट्राइंगल देखना है आपने और एक ये ट्राइंगल देखना है यहाँ पर। अच्छा, अब जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे तो मुझे वैसे ही नज़र आ रहा है। इस ट्राइंगल को देखें, पी क्यू एस, इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूंगा तो एंगल, दो एंगल मेरे पास मौजूद हैं और एक ये साइड है, ठीक है। इसी तरह से जब आप आर एस क्यू ट्राइंगल को देखेंगे तो ये दो एंगल हैं और वही सेम साइड है जो इस ट्राइंगल में थी, वही इस ट्राइंगल में है, सेम साइड है। तो एंगल एंगल साइड मुझे यहीं पर ही नजर आ रहा है। तो ये आपने खुद सोचना है कि अगला स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे आप। और जैसे ही दो ट्राइंगल बराबर आ जाएंगे तो उनकी बाकी चीजें भी सीपीसीटी के जरिए बराबर आ जाएंगी। पिछले थ्योरम में, पिछले यूनिट में आपने सीखा है ये सारी चीजें। तो बस अब हम यही काम करने जा रहे हैं, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को देखेंगे। तो सेकंड स्टेप में ट्राइंगल पी क्यू एस कॉरस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल आर एस क्यू से। ट्राइंगल पी क्यू एस और आर एस क्यू क्यों नाम लिखा मैंने, देखें, पी से क्यू पे जा रहा हूँ और फिर इस डायगोनल वाली साइड पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस साइड पे जाएंगे तो डायगोनल वाली साइड पर ही जाएंगे, तो ये आर एस क्यू बनेगा यहाँ पर। और यहाँ पे जब पी क्यू एस बन गया, जब मैंने इस ट्राइंगल को डिसाइड कर लिया कि पी क्यू से एस की तरफ जाना है, तो ऑटोमेटिक जो दूसरा ट्राइंगल डिसाइड होगा वो आर एस क्यू वाला डिसाइड होगा। ओके, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। ऊपर हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे प्रूफ्ड इन वन अबव, यहाँ पर मैंने लिख दिया। जब मैंने एंगल बता दिए कि ये दोनों एंगल बराबर हैं दोनों ट्राइंगल के अंदर, इसी तरह से यहाँ पे ये क्यू एस बनेगा इस तरह से, तो दूसरे ट्राइंगल में एस क्यू लिखेंगे इसको हम। ये नेमिंग आपको अब अच्छी तरह से आ गई है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के अंदर, हर चीज़ अपने बराबर होती ही होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, ये भी हमने ऊपर प्रूफ कर दिया, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, प्रूफ्ड इन वन अबव। तो ये दोनों ट्राइंगल ही बराबर होंगे क्योंकि किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल और एक साइड बराबर होती है तो दोनों ट्राइंगल बराबर होते हैं। और यहाँ पे जो इसका नाम बनेगा एंगल साइड एंगल बनेगा, क्योंकि साइड इंक्लूड साइड है इन दोनों एंगल के दरमियान वाली। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया, सेंस ट्राइंगल पी क्यू एस ट्राइंगल आर एस क्यू कॉन्ग्रुएंट है, रीजन दे दिया एंगल साइड एंगल। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल ही बराबर हैं तो इनकी जो बाकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे इन दोनों ट्राइंगल के, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, वो दोनों बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय सीपीसीटी, सी या सीपीसीटी लिखते हैं, वो भी बराबर होंगे। तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रहती हैं, क्योंकि साइड प्रूफ करनी थी मुझे तो साइड्स ही मैं ले लूंगा। तो पी क्यू की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आर एस है दूसरे ट्राइंगल में, तो पी क्यू कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी आर एस के, वो मैंने यहाँ लिख दिया, पी क्यू और आर एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। इसी तरह से एस पी और क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, एस पी और क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और यही तो हमने प्रूव करना था कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, और रीजन हमने लिख दिया बाय सी पी सी टी। तो इस तरह से हम देखने के नज़रिए के एतबार से ये प्रूव कर देते हैं कि ऑपोजिट साइड्स भी इसकी बराबर हैं। तो यहाँ मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं, एक एक टिक मार्क। पैरेलल का निशान थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आप देख लें, थोड़ा लॉन्ग बनाया हुआ है मैंने। इसी तरह ये दो दो टिक मार्क के हिसाब से ये दो ऑपोजिट साइड्स भी बराबर आ गई। तो पॉइंट नंबर 2 भी हमारा प्रूफ हो जाता है। देन हमने प्रूफ करना है तीसरे नंबर पर कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। तो आप फिर से सोचेंगे कि आपके पास क्या चीज़ मौजूद है और किस तरह से आपने प्रूफ करना है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो दोनों ही डायगोनल होने चाहिए। अब तक हमारे पास इन्वेंट्री में प्रूफ करने के दौरान क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं, चारों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, चारों अपोजिट साइड्स, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के बराबर हैं, और अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। ये अब तक हमारे पास इन्वेंट्री में आ चुका है। लेकिन अब डायगोनल्स पे बात करनी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली दूसरा डायगोनल भी होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों डायगोनल्स हमने प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि डायगोनल बना लेते हैं। तो ये मैंने दूसरा डायगोनल भी बना लिया, पी आर, यहाँ पे इस कलर में पी आर बना लिया और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ। अब ये जैसे ही मुझे नजर आया कि ये दो डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो आप याद करें शुरू में मैंने सिखाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, तो इनसे अपोजिट एंगल्स बनेंगे। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं, तो फौरन से मैंने दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना लिए। आप कोई से भी दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना सकते थे, ये बना लें तब भी थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई से भी दो ट्राइंगल ले लें, यहाँ भी दो ट्राइंगल लेने हैं आपने, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, जब भी मैंने ये एंगल और ये एंगल ले लिया अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर आप ये दो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं आगे,
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर प्रूफ करने के लिए तो फिर आपको ये दो एंगल लेने पड़ेंगे, तब भी प्रूफ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप सेम ही है। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ यहाँ पर पी क्यू ओ, यहाँ पे पी क्यू से इस वाले डायगोनल पे जा रहा हूँ, इस तरह जाना पड़ेगा। जब ये मैंने डिसाइड कर लिया तो यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा आर एस ओ, इस तरह जाना पड़ेगा। तो वही मैंने लिख दी। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डेंस लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ कॉरस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल आर एस ओ से। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे मालूम है बाय डिफ़ॉल्ट, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, ऊपर 1 में प्रूफ किया है मैंने, यहाँ पर देख लें, प्रूव्ड इन 1 अबव, एंगल 1 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है। फिर नेक्स्ट स्टेप में एंगल साइड में लगाने जा रहा हूँ, मुझे पता है एंगल साइड या साइड एंगल चल रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड एंगल क्यू ओ पी और एंगल एस ओ आर, ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल क्यू ओ पी और एंगल एस ओ आर बराबर हैं। ये मुझे कैसे पता, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी थ्योरम है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह साइड पी क्यू और साइड आर एस, ये दोनों बराबर हैं, साइड पी क्यू और साइड आर एस कॉन्ग्रुएंट हैं, ये ऑपोजिट साइड्स हैं। अभी हमने पॉइंट नंबर 2 पे ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो प्रूव्ड इन 2 अबव, पॉइंट नंबर 2 में मैंने प्रूव किया है इसको। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में जो हम लेके चले थे, और कोई से भी दो ट्राइंगल हो, अगर दो एंगल और एक साइड बराबर होती है तो दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर होते हैं। तो इस तरह से मैंने लिख दिया ट्राइंगल पी क्यू ओ और ट्राइंगल आर एस ओ जो कॉरस्पॉन्डेंस में थे, असल में ये दोनों बराबर हैं। और रीजन क्या है, एंगल साइड, तो मैंने यहाँ पर रीजनिंग में लिख दिया एंगल साइड। तो अब ये दोनों ही ट्राइंगल बराबर हैं, तो बाई सिंप्लिसिटी जो बाकी चीजें वो भी बराबर होंगी। तो मैं सारी बाकी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मुझसे पूछा गया है, सिर्फ वही मैं लिख लेता हूँ। तो आप ये देखें कि ये साइड और ये साइड इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंट होगी। ये ओ पी ओ से पी तक बनेगी और ये ओ से आर तक बनेगी, ओ पी और ओ आर बराबर होगी, यहाँ पर मैंने लिख लिया है। इसी तरह से ये क्यू ओ एस ओ कॉन्ग्रुएंट होगी, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, क्यू और एस ओ कॉन्ग्रुएंट होगी बाई सीपीसिटी। और ये है क्या, ये डायगोनल ही है और ये बाइसेक्ट हो गया है, इक्वली टूट गया है, बराबर है ना, तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट हो गया है। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे थोड़े से मैंने डिफरेंट सिंबल बना दिए हैं, उसकी वजह ये है कि सिंबल्स की मेरे पास शॉर्टेज हो रही थी, इसलिए मैंने बना दिए हैं। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, आप यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 6 भी दे सकते थे नाम। तो जो आप एक सिंगल डायग्राम बनाएंगे उसमें आपने देखना है कि आपने किन किन चीज़ों को नाम दिया हुआ है। अगर प्रॉपर एंगल को नाम दिया हुआ है तो यहाँ पे जैसे उन्हीं नामों का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी चीज़ का नाम नहीं दिया आपने तो फिर ये वाले नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एंगल क्यू ओ पी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज एंगल 5 अगर आपने लिख दिया है तो फिर एंगल 5 ही इस्तेमाल करें, जो कि आसान रहेगा। आप दोनों चीज़ें ऑल्टरनेट हैं, स्विच होती रहती हैं, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें अपनी डायग्राम के एतबार से देखेंगे और थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है कि पी क्यू एंड एस क्यू और डायगनल्स हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आपने खुद सोचना होता है कि जो आपको गिवन में दिया गया है उसको जहन में रखते हुए जो कैसे आप अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को प्रूव करेंगे, जो आपकी पुरानी मालूमात है उसको इस्तेमाल करते हुए। और इसी तरह से जैसे जैसे आप थ्योरम में आगे बढ़ते रहते हैं तो आपकी डायग्राम में फर्दर चीज़ें प्रूव होती चली जाती हैं, तो उनको भी आप इस्तेमाल करेंगे अपने थ्योरम को मजीद फर्दर प्रूव करने के लिए। तो ये एक टेक्निक होती है थ्योरम को प्रूव करने की। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आप मेरे साथ मिलकर थ्योरम को प्रूव करें, ताकि आपको खुद से प्रूफ करना है, खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करना है। एक्सरसाइज भी असल में थ्योरम्स ही हैं जो आपको उस थ्योरम से मुतालिक ही चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, जैसे आपका ये थ्योरम दिया गया था, अब इसमें आपने क्या किया कि आपने ये बात निकाल ली है इसमें कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो लाजमी क्या होगा, उसके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, गिवन ये दिया गया था आपको कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और उसके नतीजे में क्या आया कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो लाजमी उस केस में क्या बन जाएगा कि अपोजिट एंगल्स भी बराबर आ ही जाएंगे, अपोजिट साइड्स भी बराबर आ ही जाएंगी लंबाई के एतबार से, और डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे, ये हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस थ्योरम में प्रूव किया है। अब इसके अलावा इसका उल्टा है जो एक्सरसाइज 10.2 में आप सीखेंगे। आप लेके चलेंगे कि अपोजिट एंगल्स बराबर हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो आपने प्रूफ ये करना है
कि वो पैरेललोग्राम होगा, यानी अपोजिट एंगल्स आपको गिवन दिए जाएंगे और आपको प्रूफ ये करना है कि पैरेललोग्राम होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे पैरेललोग्राम होगा? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से प्रूफ करेंगे आप कि अपोजिट साइड्स किसी तरह से आपको पैरेलल लानी होंगी, एंगल्स की मदद से अपोजिट साइड्स पैरेलल लानी होंगी। अब एंगल्स हैं, पैरेलल लानी है, फौरन मेरे जहन में आ जाता है कन्वर्स आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, तो वो लगा देंगे आप। ठीक है, इसी तरह से आपको दिया जाएगा एक्सरसाइज में कि अपोजिट साइड्स बराबर हैं, इनकी लंबाइयां बराबर हैं, क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड्स की लंबाइयां हैं, तो आपने ये प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम होगा। अब लंबाइयां दी गई हैं और प्रूफ करना है पैरेललोग्राम होगा, तो आपके पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनसे आप प्रूफ कर देंगे। यानी क्या लाना होगा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल लानी होंगी, तो वो आप ले आएंगे। एक और टूल आपके पास थ्योरम 10.1.2 में आ जाएगा, नेक्स्ट थ्योरम में। इसी तरह से अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी पैरेललोग्राम होगा। तो कन्वर्ट्स भी आपको प्रूफ करने होंगे इसके, ये एक्सरसाइज में आएगा आपके। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम होता है तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में टूटता है, तो आपने देखे ना, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही तो बनाए, यहीं पर ही प्रूफ हो जाता है कि पैरेललोग्राम है तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में टूटता है। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, बराबर हैं दो ट्रायंगल्स, ये पैरेललोग्राम के तो दो ट्रायंगल बने थे। इसी तरह से एक ही साइड पे बनने वाले कंसेक्यूटिव एंगल कहलाते हैं, एक ही साइड पे बनने वाले एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी अगर इसको मैं एंगल 1 और एंगल 2 का नाम दूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। या एक ही साइड के एंगल, इसको एंगल 3 ले लें, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री होगा। ये भी प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री दो एंगल का सम, तो ये कंसेक्यूटिव एंगल कहलाते हैं। इस तरह ले लें, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री होगा, ये पांचवी प्रॉपर्टी है इसकी। या एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा, ये पांचवी प्रॉपर्टी है। ये भी आपने जहन में रखनी है, ये भी आपका एक्सरसाइज में आएगा 10.2 में। तो आपने कन्वर्ट्स भी जाना है और इस तरह से भी काम करना है। तो ये आपका पहला थ्योरम है जिसमें आपने अभी सिर्फ ये प्रूफ किया कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स बराबर होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। फिर आपने रिवर्स भी जाना है, कन्वर्स भी जाना है। कन्वर्स जाना क्यों ज़रूरी होता है? उसकी वजह ये है, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, कि हो सकता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, जैसे पैरेललोग्राम है, तो लाजमी लाजमी एंगल बराबर ही आ जाए। लेकिन हो सकता है कि अगर एंगल बराबर हो तो वो कुछ एंगल पे तो पैरेलल हो लेकिन ज्यादा एंगल पे पैरेलल ना हो, ये भी तो हो सकता है। यानी रिवर्स हो सकता है ट्रू ना हो, रिवर्स सच ना हो, फॉरवर्ड सच हो। तो इसलिए कन्वर्स हर जगह पर ही बराबर होगा। अगर एंगल बराबर है तो लाजमी एंगल जब ही बराबर होंगे जब वो पैरेलल होंगी, तो ये कन्वर्स प्रूफ करना जरूरी होता है। तो ये आपका थ्योरम 10.1.1 है, आपने मेरे साथ मिल के प्रूफ किया है इसको, तो इतना कोई मुश्किल थ्योरम नहीं है। तो आगे आने वाले जितने भी थ्योरम्स हैं हम इसी तरह प्रूफ करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाए। तो होप कि आपको ये थ्योरम आसान सा समझ आया होगा। नेक्स्ट थ्योरम में फर्दर पैरेललोग्राम की कंडीशन से मुतालिक बात होती है। यहाँ पे जो आपको गिवन में दिया गया था वो ये दिया गया था कि चारों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और फर्दर क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की और कौन सी कंडीशंस है जिन पे हम पता लगा सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम होगा, वो आपका नेक्स्ट थ्योरम है, उस पर हम सीखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।